नाज़रीन, आप एक ख़ास प्रोग्राम देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ की जानिब से। इस वक्त हमारे सामने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के PRO जनाब उमर पीरज़ादा साहब मौजूद हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने 100 साल पूरे किए हैं और इस पूरे होने में जो एक तवील सफ़र रहा है इस यूनिवर्सिटी का, और हमारे साथ जो PRO हैं उनकी जो पकड़ है वो बहुत ही ख़ास अपने अपने अंदाज की है। और मैं चाहता ये था कि मैं इनसे कुछ ख़ास तरह के सवालात जो मेरे जहन में हैं वो ये हैं कि इस यूनिवर्सिटी में इनके आने के बाद किस तरह की इन्होंने तब्दीली महसूस की। जाहिर सी बात है कि ये ख़ुद भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक ओल्ड बॉय हैं और जो इनका तालिब इल्मी का ज़माना था, और अब जब ये ख़ुद एक अहम ओहदे पर फायज़ हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि इनकी अपनी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। उमर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल हमारे इस प्रोग्राम में बोल्ड न्यूज़ के, और जिस तरह से आप इस वक्त एक PRO के ओहदे पर फायज़ हैं और आपने तमाम वो ज़माना देखा है, तालिब इल्मी का भी ज़माना देखा जी, और अब आप इस ओहदे पर हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो 100 साल मनाया गया इस यूनिवर्सिटी में, तो इस नई जनरेशन के बीच में ये जो चीज़ें सामने आई, आप क्या महसूस करते हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बोल्ड न्यूज़ की जानिब से आपने हमें दावत दी, और आप खुद भी ओल्ड बॉय हैं। जी शुक्रिया। तो आपको इस जिम्मेदारी का एहसास है कि जिस तरह से कोशिशें काबिशें हो रही हैं हमारी इस सेंटेनरी सेलिब्रेशन में को और आगे ले जाके, और जो सर सैयद का विजन था, जो मिशन था, और जिस मकसद से इसकी संग बुनियाद रखी गई थी, तो जाहिर सी बात है माजी की तरफ जाके हम देखते हैं और मुस्तकबिल की तरफ रुख करते हैं, बीच में खड़े हैं। तो हमें याद आता सर सैयद का वो कौल जो सर सैयद ने कहा था कि हम एक ऐसी मादर दर्जगाह देना चाहते हैं जहां पर आपका होलिस्टिक ग्रोथ हो, और ऐसी यूनिवर्सिटी देना चाहते हैं जहां पर सिमट के पूरी हिंदुस्तान रहे, हिंदुस्तानियत जिंदा रहे। उन्होंने कहा वो कच्छ से कोहिमा तक लोग हों या कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हों, चाहे आप गल्फ रीजन को लें या सदर्न वर्ल्ड पे आप जाएं या फार ईस्ट एशिया में जाइए, आप देखेंगे कि 108 मुल्क में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं और एसोसिएशन के साथ हैं, और इस दर्दमंदी के साथ एक सर सैयद जो रिले रेस दौड़े थे उसका बैटन 108 मुल्कों में, मतलब वो सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मतलब के एक्यूमेन के लोग हैं, डिफरेंट सिटीजनशिप के लोग हैं। तो सर सैयद की उस तहरीक, जिसे अलीगढ़ तहरीक को हम नाम देते थे, उसको फरोग देने के लिए शाना बशाना खड़े हुए, और सर सैयद की उस सोच को, जो सर सैयद ने कहा कि यहाँ सिर्फ डिग्री नहीं, तालीम के साथ सिर्फ तरबियत नहीं, हम आपको 3 मूल मंत्र देते हैं। वो 3 मूल मंत्र क्या थे? प्योर मॉरलिटी, लार्ज हार्टेड टॉलरेंस एंड फ्री इंक्वायरी। अब आप सोचिए, सर सैयद एक ऐसी इतना ट्रांसपेरेंट विजन जो था, नहीं, ट्रांसपेरेंट विजन के साथ साथ वो बहुत ही वक्त की नजाकत को, और आपके पास जो पोटेंशियल है, जो एनर्जी है, उसको कैसे एमलगमेट करके आप कैसे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल 1857 की जो कह रहे कि गदर नहीं कहेंगे, गदर ने तो अंग्रेजों ने ये हमें ये जुमला दिया है, गदर नहीं थी, दैट वाज फर्स्ट म्यूटिनी कहते हैं। म्यूटिनी यानी कि पहली बार हमने एहतजाज किया, हमने उस मकरू तरीके की गवर्नेंस के खिलाफ आवाज उठाई। तो आपने देखे कि उस टाइम पे हुब्बुल वतनी का जो जज्बा पैदा किया, हाँ, मतलब हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया गया। तो सर सैयद ने ये देख लिया था, और उसमें उन्होंने असबाब बगावत हिंद जैसी एक किताब लिखी कि इसके असबाब क्या थे, इसके कैसे असबाब बने और क्या रीजन थे। उन्होंने दोनों तरफ इंट्रोस्पेक्शन करने की बात करी। किया। जी, उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से भी ये गुजारिश की, उनको समझाया,
और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में समझाया। Documented। ये नहीं कि जाके कमरे में बंद करके उन्होंने बात करी और साथ में उन्होंने अपने मतलब कि जो लोग थे उनको भी ये पैगाम दिया कि साहब जज्बात में आप बह के जो काम करेंगे तो थोड़ा सा ये समझिए कि हिकमत अमली ये कहती है कि आप ग्लोबल मार्केट की तरफ नजर दौड़ाइए बिल्कुल। कि साइंस आ गई है। सिर्फ टेलीग्राफ से एक टेलीग्राम पहुंच जाता है और कानपुर में डिसआर्म कर दी जाती है फोर्सेस, म्यूटिनी फ्लॉप हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि तोप से तलवार का मुकाबला नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजों से मुकाबला करना है और इस मुल्क को अंग्रेजी हुकूमत से और काले राज से अगर आपको मुक्ति दिलानी है तो आपको वही रद्द अमल इस्तेमाल करना पड़ेगा जो अंग्रेज कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों का सूरज उस टाइम पे डूबता नहीं था, जहां नजर दौड़ाइए उनका था। तो सर सैयद ने कहा कि आप अपनी पोटेंशियल को, अपनी एनर्जीज को कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, किस तरह से आप, उन्होंने बताया कि ट्रेजेडी से किस तरह से स्ट्रेंथ ड्राइव कीजिए। सर सैयद ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने बताया कि आंधियों में चिराग कैसे जलते हैं। आई मीन ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। और उन्होंने कहा था इल्म, अगर इल्म की ताकत आपके पास है और जो आपके रिलीजियस डॉगमास हैं उसको आपको निगेट करना है, अपनी एनर्जीज को सिंक्रोनाइज करना है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तर्ज पे उनका इदारा कायम होगा। ये बहुत एक वो है। और इसी की वजह से सर सैयद ने 1875 में मदरसातुल उलूम की संग बुनियाद रखी, जो 1877 में मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में एलिवेट हुआ। और फिर एक प्रोसेस चला, सिलसिला चला, और उन्होंने अंग्रेजों को बुलाया, दावत दी। उनके साथ गैर मुस्लिम भाई जो थे, बहुत से लोग ऐसे थे, बहुत लंबी फहरिस्त है। जी 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 समझे। और उनसे पूरा जो जिस तरह का असिस्टेंस और हेल्प लेना था अंग्रेजों से, उन्होंने बिल्कुल बहुत ही डिप्लोमेटिकली उस चीज को हासिल किया और आज इस शक्ल में हमारे सामने यूनिवर्सिटी आई। जी सर सैयद साहब की कहना चाहिए जो एक लीडरशिप क्वालिटी जो थी, और सच मानो में ही वॉज नॉट अ लीडर ऑफ पर्टिकुलर वन कम्युनिटी, ही वॉज लीडर ऑफ एवरीवन एंड ही हैड दैट कन्विंसिंग पावर। उनमें जज्बा था कि डायलॉग करके वो कन्विंस करते थे। बिल्कुल। वो कहते थे कि दो लोग एक राय नहीं रख सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है सर सैयद अहमद खान कितने आला खानदान के थे। समझे साहब, उनको किन किन ओहदों से नहीं नवाजा गया था। जज रहे, समझे साहब, और पूरी मुलाजमत करने के वक्त भी उनके अंदर वो शऊर हमेशा बेदार रहा और लोगों में भी उन्हें ये बेदारी पहुंचाई। जी जी, ये कौम का जो दर्द था। जी। और मुझे याद है मैं एक ऐसे डिस्कवरी पे देख रहा था, शायद ये बात लोग कहते नहीं, सुनते नहीं, नोट नहीं करी, तो आई डोंट नो ये कहाँ तक सच है, लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक मैं टीवी पे, दूरदर्शन पे जो आया प्रोग्राम, तो देखा है गरीब उनके सामने से निकल रहा है, एक मीटिंग करके निकल रहा है, तो गरीब से कह रहे हैं भाई आज तुम्हारी कमाई कितनी हुई है? तो कुछ कहता है कि साहब तुमका एक आना हमें भी दे दो। तो गरीब ने उनसे सवाल पूछा है, उस भिखारी ने जो भीख मांग रहा था, कि साहब ये बताइए कि एक आने से आपका क्या होगा, आप हमसे क्यों मांग रहे हैं? उन्होंने कहा मैं इसलिए तुमसे मांग रहा हूं कि तुम्हारी आने वाली नस्लें किसी से कुछ ना मांगे। ये छोटा सा मैसेज ये बहुत बड़ा मैसेज भी है। ये कितना बड़ा मैसेज था कि उन्होंने कहा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एजुकेशन से बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एक बात ये थी कि जिस तरह से सर सैयद जो नजरिया रखते थे जी, और देखा जाए अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने देखा कि बड़ा कामयाब होते हुए देखा, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है जो यहाँ से पास आउट होके चली गई, और जैसा कि अभी आपने कहा कि 108 मुल्कों में यहाँ के तालिब इल्म अलग अलग मुल्कों से आए और यहाँ से तालीम हासिल करके गए, और कुछ यहाँ से भी रोज़गार के लिए गए या दूसरे इसमें प्रोफेशन में गए, तो कुछ उनकी शिकायतें ये हैं कि जो उन्होंने जो महसूस किया था या जैसा पाया था, अब वो अलीगढ़ नहीं है। ये इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे?
इसलिए कि आप एक ऐसी पोजीशन पर हैं कि आप कैंपस की भी हालात को समझते हैं और आउटसाइड कैंपस को भी समझते हैं। आप जो ओल्ड बॉयज़ हैं उनसे भी आपका राब्ता है और जो नई जनरेशन इस वक्त जो तालीम पा रही उनसे भी कनेक्टेड हैं आप। तो ऐसा क्यों शिकायत है लोगों का? देखिए, ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ी चीज होती है कि चेंज इज इनएविटेबल। हमारे वालिद साहब भी यहाँ के प्रोडक्ट है, हमारे चचा भी यहाँ के प्रोडक्ट है, हमारी वाइफ भी यहाँ की प्रोडक्ट है, हम भी यहाँ के प्रोडक्ट हैं कुछ हद तक। देखिए, एक बहुत अच्छी कहावत है, लोगों ने कहा है, हमारा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, ये समझने वाली बात होगी नई जनरेशन को और प्रेजेंट जनरेशन को भी कि इसका फीचरिंग बहुत अलग है। ये सिर्फ तालीम तरबियत का गहवारा नहीं है, ये सर सैयद के ख्वाबों का, उनके विजन का, 2 साल आगे तक की सोच का एक संगे बुनियाद है। और वो बैटन सर सैयद ने कहा था, द लास्ट मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स, कि ये जो हम बीज बो रहे हैं ये बहुत ही फलदार, बहुत ही मजबूत एक दरख्त होगा जिसमें बहुत बड़े अच्छे अच्छे फल आएंगे और इसकी ब्रांचेस पूरी दुनिया में फैलेंगी। और ये पैगाम सर सैयद का, ये तहरीक जो थी अलीगढ़ की, ये लेके जाएंगे। लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें वो तालीम तरबियत देना चाह रहे हैं, हम तुम्हें वो विजन और वो मिशन के साथ आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि जिसमें आप मुल्क और मिल्लत दोनों को साथ में लेके चलेंगे, जहां आपकी आइडेंटिटी, आपकी शिनाख्त जो है वो इंटैक्ट रहेगी, और जहां पर चीजें आएंगी वहां आप सिविलाइज्ड वे में बात करेंगे और अपने जो भी चीजें हैं उनको कराएंगे। उन्होंने एक ड्रेस कोड का भी सिस्टम रखा था, जिसपे थोड़ा सा हम लोग कभी देखते हैं तो जाहिर सी बात बहुत सी। उन्होंने डाइनिंग टेबल का जो निजाम होगा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के शक्ल में उन्होंने रखा था। उन्होंने कहा ड्रेस जो होता है वो आदमी को डिसिप्लिन सिखाता है, यूनिफॉर्म। मतलब आप सोचिए क्या सोचती, लोगों को पॉजिटिव में रहे, आपकी आइडेंटिटी, आपकी शिनाख्त होती। टर्की टोपी उस टाइम पे होती, शेरवानी होती थी, अब भी है, मतलब कि उसमें लोगो होता है। तो ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, इससे आप किसी को आइडेंटिफाई कर लेंगे। आप दूर से देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बोलने का तरीका, समझे साहब, एहतजाज करने का तरीका, किसी चीज को एड्रेस करने का तरीका। और उन्होंने कहा था जो मुल्क में जो चीज हो रही, जाहिर सी बात है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है आपको सवाल करना भी सिखाता है। सर मोहम्मद शफी साहब थे, एजुकेशन मेंबर थे उस टाइम पे, खान बहादुर इब्राहिम साहब थे, मिस्टर हारून जफर साहब थे, चौधरी इस्माइल खान साहब थे, सैयद मोहम्मद अली ये सेक्रेटरी थे एमए कॉलेज के। इन सब लोगों की बहुत ही पुरजोश कोशिश रही और शिरकत रही। जी जी। इस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक्ट पास हुआ था 9 सितंबर को 1920 में, और इसे एसेंट ऑफ द गवर्नर जनरल यानी कि पुष्टि मोहर उस पर लगा दी गई थी 14 सितंबर 1920 में। ये पूरा एक प्रोसेस है। ओके, इस तरह से कैसे चला, मैं एक मिनट और लूंगा मैं आपका जी। उस टाइम पे ये जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय हिज एक्सेलेंसी जो थे जेम्स फोर्थ थे जी। और उन्होंने पर्सनली, ये रिकॉर्ड की बात है और इसे हम लोग मेरे ख्याल से आप लोगों को इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा था दिस इज ऑन रिकॉर्ड, और ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने पर्सनली ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 9 सितंबर को मौजूद हुए और इन्होंने डिक्लेयर किया बिफोर पुटिंग द क्वेश्चन, सवाल होता है जैसे क्वेश्चन आर होता है, आई शुड लाइक टू ऐड, क्या कहा उन्होंने कि आई शुड लाइक टू ऐड माई कॉन्ग्रेचुलेशन टू द मुस्लिम कम्युनिटी
on the passage of the bill. ये बहुत बड़ा और इस तरह से बिल जो था वो 12:03 दोपहर में 9 सितंबर 1920 में पास हुआ। तो ये जो उनका जुमला था जो कॉन्ग्रेचुलेट किया गया था, इस पे बहुत ज्यादा गौर देने की जरूरत है। इट इज इन द एनल ऑफ हिस्ट्री, ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है। ये जो 100 सालाना हम बना रहे हैं, ये जैस सेंटिनरी सेलिब्रेशन की टीम वाइस चांसलर साहब ने इन एडवांस बना दी थी। तारिक मंसूर साहब ने अलग अलग जो कमिटीज बनाई थी जिनके फॉर्म से कि पूरे एक साल तक एक जश्न का माहौल रहेगा, उसके लिए उन्होंने एक सेंटिनरी वो कॉफी टेबल बुक जो है वो भी आपके सामने आएगी, आप देखिएगा। और इसके अलावा जो बहुत से प्रोग्राम्स जो हुए थे, होना शुरू हो गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ग्लोबल पैंडेमिक हमारे सामने आया, कोविड-19 कोरोना वायरस, और उसमें जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल आए, एहतियात बरती गई। और वहां पर आप देखिए उसके बाद लेवल 2 हॉस्पिटल जो था, जैन मेडिकल कॉलेज जो हमारा जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज जो है वो हुआ, और उसमें इससे पहले कि गवर्नमेंट की एडवाइजरी आती, इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी ने खुद लिया। आपको मालूम रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, जी जी जी, तकरीबन 18,000 बच्चा हॉस्टल में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। इन टोटल 35 से 36,000 बच्चा है हमारा। वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ इतने सारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। राइट। अब एकदम से लॉकडाउन जब हुआ तो बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया। बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी इस पैंडेमिक से, दूसरी तरफ जेएन मेडिकल कॉलेज लेवल 2 हॉस्पिटल करार दिया गया। जी जी। और वेस्टर्न यूपी का जो पूरा भार था वो जेएन मेडिकल कॉलेज पर आ गया, जिसमें आप कह सकते हैं आगरा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हाथरस, मथुरा, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, एटा वगैरह वगैरह। इतनी इंटेंसिटी और इतनी ग्रोथ कि लोग जो आने लगे यहां पर, और इस चीज को मैं सेहरा बांधना चाहूंगा एमयू वाइस चांसलर के साहब के सर पे, और उनकी जो इंतजामिया की टीम है बिल्कुल, और खास तौर से हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं, फ्रंटलाइन डॉक्टर्स जो हैं, आरडीए है जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, और विद अ ब्लेंड ऑफ सीनियर डॉक्टर्स। वाइस चांसलर साहब क्योंकि 35 साल की क्लिनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव उनको एक्सपीरियंस है, वो खुद यहीं से तालीम तरबियत और यहीं पर उन्होंने पढ़ाया है। जी जी जी। और यहां पर वो प्रिंसिपल भी रहे जेएन मेडिकल कॉलेज के। तो इस वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैड अ एडवांटेज of having a medical practitioner as a VC. Yes, having a person who is a doctor who has मतलब proven credential. Exactly. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, और उनको पूरा स्वॉट एनालिसिस उनको मालूम थी, किस आदमी को कहां प्लेस करना है, कौन है, क्या है, कितनी मशीनें हमारे पास कितना लॉजिस्टिक सपोर्ट है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह से ये जो ग्राफ बढ़ रहा है, और उनकी कनेक्टिविटी कनेक्शंस है। जी जी जी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में हो, चाहे आपके पॉलिसी मेकिंग में हो, चाहे नीति आयोग में हो, चाहे CDRI हो या CSIR हो, मतलब कि जो उनकी कहना चाहिए जो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर, जो कनेक्टिविटी, जो कनेक्शंस हैं, तो ही हैज डन एंड मेड द टीम टू डू द होमवर्क इन एडवांस। ये बहुत बड़ी बात है, समझे, जिससे कि आप देखिए, अगर आप वो ग्राफ हमारा उठा के देखेंगे इन कंपैरिजन टू अदर हॉस्पिटल्स, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज मच हेड। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कारपेट एरिया ऑफ डिलीवरेंस
हमने क्रिएट किया कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह से लोग आएंगे, क्या होगा, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तो तालमेल होता है, जो एक मतलब कि कहना चाहिए एक सिंक्रोनाइजेशन होता है ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल ओके, इसमें हमने, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये एक नेचुरल कैलेमिटी थी, एक डिजास्टर मैनेजमेंट आप कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मालूम है कहीं पर कहीं बाढ़ आई है, तो कहीं पर कोई जरूरत पड़ी, जलजला आया, कुछ इस तरह की, और वर्ल्ड ने एक अलग एक्सपीरियंस किया। नेचुरल कैलेमिटी हुई है। ये इस तरह के जो सेंसिटिव जो चीजें सामने देखने को मिली, जी। इससे पहले दुनिया ने देखी भी नहीं थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा इस तरह की जो भी ट्रेजेडीज हुई है, चैलेंज हुए नेशनल लेवल पे, बाय सम सुनामी या इस तरह से कहीं जलजला अर्थक्वेक आ जाए या कहीं फ्लड आ जाए, तो रिलीफ के काम में, यानी कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, एक इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो डॉक्टर्स को भेजना हो, चाहे दवाइयों को भेजना हो, या रिलीफ का कोई काम करना हो, या कपड़े भेजना हो, या इमदाद करनी हो फाइनेंशियल या किसी भी फॉर्म में, इन काइंड और इन क्वांटिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हैट्स ऑफ टू देम, हैज प्लेड अ मतलब पॉजिटिव रोल और सिरे फहरिस्त हमेशा खड़े रही है। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से वाइस चांसलर साहब की लीडरशिप जो सामने आई और जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया सब चीज़ों को, तालिब इल्मों के साथ जो चैलेंजेस थे, कि जिस तरह से गवर्नमेंट की एक अनाउंसमेंट थी कि लॉकडाउन में जो जहाँ रहेगा वो वहीं खड़ा रहे, उसको कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि कम्युनिटी में इसको फैलने का डर था, देखिए और एक्चुअली सोसाइटी में फैलने का डर था, तो बच्चों के साथ किस तरह का रहा, और अब वो फिर बाद में ये भी पता चला कि वो वहां से अपने अपने घरों को चले गए। तो इस तरह से किस तरह से आप लोगों ने मैनेज किया? देखिए एक्चुअली इट वाज अ हरक्यूलिन टास्क ऐसे, लेकिन कहना चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये रिकॉर्ड रहा है कि चैलेंजेस में उसके परफॉर्मेंस हमेशा बढ़ी है, और यहाँ पर वाइस चांसलर साहब ने लीड ली। मैंने एक तो उन्होंने वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वहाँ पर, उन्होंने बहुत ही इमरजेंसी टीम बनाई, और इसमें रजिस्ट्रार साहब जो हमारे डीएसडब्ल्यू, प्रॉक्टर, कंट्रोलर, ओएसडीज, फाइनेंस ऑफिसर का जो सिंक्रोनाइजेशन, और प्रोवोस्ट, वार्डन्स, पूरी मशीनरी लगी, मतलब कि किसी का नाम छूटना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड, दिन रात एक कर दिया, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, दिन रात एक कर दिया, और रात के सुबह तक काम किया, आप सही बता रहा हूं। और लड़कियां भी पढ़ती हैं, और आपको हमें ये देखना है कि ये पैंडेमिक जो है सोशल डिस्टेंस भी हो, जी जी जी, मतलब कि सैनिटाइज्ड हो पूरा, बिल्कुल, हॉस्टल, कमरे, किचन, ओके, वहां पर आपके जो मशीन्स जो हैं, सैनिटाइजर लगाए गए, मास्क बांटे गए, ग्लव्स बांटे गए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हुआ, फॉगिंग हुई, वहां पर जाके राब्ता कायम किया गया, एजुकेट किया गया कि क्योंकि लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल जाम हो गया था, ना बसें चल रही थी, ना ट्रेन चल रही थी, जी, सारा बिल्कुल, और एक पैनिक सा क्रिएट, तो कम से कम मैं बता। और दूसरी चीज है, उस टाइम पे हमारे स्टूडेंट्स को भी मैं मुबारकबाद दूंगा, उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी अपनी, बिल्कुल बिल्कुल, और अलीगढ़ एंड अलीगढ़ एडजॉइनिंग एरियाज, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अंडर द पैटर्नेज ऑफ वाइस चांसलर एंड अदर्स, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तालमेल इस्टेब्लिश किया, और गली गली, कूचे कूचे, गांव गांव, पांव जाके उन्होंने इमदाद पहुंचाई है कि घर से बाहर ना निकलो, सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखो, जो भी कोविड-19 का प्रोटोकॉल था उसको फॉलो करते हुए, मास्क लगा के, ओके, कहीं कहीं जाऊंगा तो किट तक पहन के गए, बिल्कुल ठीक, और पैनिक की बटन ना। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अहम रोल रहा, और जो एमयू एडमिनिस्ट्रेशन का तालमेल में काम हुआ, ये बहुत बड़ी, एक कहना चाहिए एक टीम एफर्ट्स था, और स्टूडेंट से बहुत। दूसरी चीज,
बाद में जैसे जैसे फेजेस में ये हुआ कि स्टूडेंट जाना चाहते हैं और हमारे सामने बहुत बड़ा डॉन्टिंग टास्क था कि इन लोग के जो सेशनल्स हैं या Exams जो हैं। कोर्सेज रह गए हैं, हाँ, सिलेबस पूरा करने का भी एक मसला था। सिलेबस पूरा जो करना है उसे कैसे करा जाएगा। ऑनलाइन फैसिलिटीज, कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास कहना चाहिए लैपटॉप्स नहीं है, कुछ लोगों ने बताया साहब कनेक्टिविटी नहीं है एंड ऑल दैट। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन धीरे धीरे करके लगाए और चीजों को डिरेल होने से रोका। दूसरी चीज है जैसे जैसे बसेस पास में थे उसमें फेजेस में स्टूडेंट्स को भेजा गया और वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब, डीएसडब्ल्यू और जो हमारे पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है उनकी देख रेख में और ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पर डिपार्टमेंट रहा है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहा है उसका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे आपकी जानिब से। साथ में रेलवे मिनिस्ट्री का भी शुक्रिया अदा करेंगे, होम मिनिस्ट्री का शुक्रिया अदा करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने फैसिलिटेट किया। और स्पेशल ट्रेन वाइस चांसलर साहब ने जब गुजारिश करी तो स्पेशल ट्रेन आपको मालूम है जो डिस्टिंक्ट एरियाज में गई हैं, बिहार में गई हैं, नॉर्थ ईस्ट में गई हैं, बंगाल में गई हैं, तो स्पेशल ट्रेन का भी इंतजाम हो, उसमें बोगीज लगी बहुत फेजेस में हमने भेजा, साथ में सिक्योरिटी पर्सनल्स भेजे और जितने भी ओल्ड बॉयज थे उनका भी हम शुक्रिया अदा करें जो स्टेशन पढ़ लेते, लिमिटेड पढ़ लेते, उनको भी एक्टिवेट किया और वो लोग भी वहां पर पहुंचे। तो आई मीन ये पूरा जो एक ये हुआ कि हमने ये देखा कि इस टाइम पे ये जो चैलेंजिंग टाइम थे और न्यू नॉर्मल जिसे आप कहते हैं परिभाषा में आजकल के जो हमने इसमें एक वो दिया है कॉइन करा है टर्म, तो उसमें हमने देखा कि हर आदमी बाहर निकल के अपने अपने रोल को अदा किया। और ये आप ये देखेंगे कोई भी स्टूडेंट कहीं से गॉड फॉरबिडिंग कोरोना से कोई ऐसा मतलब के सफर नहीं हुआ जो गए बच्चे। साथ में कंट्रोलर एग्जामिनेशन ने जिस तरह से चीजों को देखा, वाइस चांसलर साहब खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे कि एग्जाम्स भी ऑनलाइन हो जाएं, जिस तरह से टीचर्स ने और अपने ऑनलाइन क्लासेस करे और जिस तरह से वेबिनार्स क्रिएट करे पूरे वर्ल्ड में वो करने के लिए खास तो ये बहुत चैलेंजिंग वक्त गुजरा है और इसमें स्टूडेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने उस चीज को समझा और पैनिक बटन जो था वो नहीं था और इस तरह से सरकार ने जो मदद करी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव टीम की जो कोशिश काबिश रही उससे बहुत ही स्मूथ फ्लो रहा और कहीं भी बड़ा काम था लेकिन बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे से हम लोग ने उसे अंजाम दिया और हर आदमी का इसमें रोल है। तो मेरे ख्याल से जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग समझते हैं तो उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। तो ये बहुत बड़ी एक कहना चाहिए हमने जंग जीती। लेकिन मैं आपको इस एक बारे में ये बताऊंगा क्योंकि हमारा सेंटिनरी सेलिब्रेशन जो था उसमें पैंडेमिक जो आया तो लोग सोचे थे शायद रंग में भंग हो जाएगा। एक तो कॉफी टेबल बुक का मैंने आपसे जिक्र किया, वो सबसे बड़ा तोहफा जो मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसने जो दिया है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर, वो सेंटिनरी गेट है। ये एक जी और जिसका इनॉग्रेशन अपने वक्त पे हुआ 17 अक्टूबर को ससरियत डे पे, जी क्योंकि दिस वाज अ स्पेशल ससरियत डे। उसमें हमारे जो चांसलर साहब हैं हाइनेस उनकी जानिब से हुआ। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आने वाली नस्लें ये देखेंगी कि अब जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। बिल्कुल, जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया था। 100 साल की शक्ल में यादगार के तौर पे जी एक बहुत ही बड़ा, क्योंकि उधर गेट की भी जरूरत थी, तो इससे बड़ा तोहफा, इससे बड़ा कहना चाहिए कि रेप्लिका क्या हो सकता है एज अ टोकन और एक सिंबॉलिक रहा। हाँ, एक सिंबल कि आपने जश्न मनाया और किस तरह से मतलब कि आपने एक चीज बना के एज अ सिंबल, एज अ तोहफा आपने जश्न दी।
इस तरह से मतलब बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं। एक चीज ये थी कि ये सारी चीजें जिस तरह से आपने बताया कि पैंडेमिक को आपने किसी मेडिकल के बारे में पूछ रहे हो। हर तरह से आपने इसको इस पे एक तरह से आपने गिरफ्त रखी अपनी और किसी मिसमैनेज नहीं हुआ। लेकिन क्या सेशन जो है वो एकेडमिक सेशन, इस पे भी कोई असर पड़ा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि देखिए दिस इज न्यू नॉर्मल, और जो चीजें जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री की जानिब से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से, होम मिनिस्ट्री की जानिब से जो प्रोटोकॉल आता है वी हैव टू फॉलो। सरकार भी इस हिसाब से चीजों को कर रही है कि कहीं ना कहीं बच्चों का कैरियर जो है वो डिरेल ना। क्या ऐसी खास चीज रही उसमें जो आपको ऐसा लगा कि ये एक ये एक खास कंट्रीब्यूशन रहा एएमयू का और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का? देखिए ऐसा है कि हमारे मौजूदा वाइस चांसलर ही फैसिलिटेटेड द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द वन ऑफ द फर्स्ट नोडल लेबोरेटरी। अच्छा जी, ये बड़ी ICMR प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश, जिसका मकसद ये था कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 वायरस एट JNMC हॉस्पिटल एएमयू। ये बहुत बड़ी बात है ये, इसलिए कि गरीब तो जाने में डर रहा है इस वक्त के 2000-2500 की तो बात हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ और इस लेबोरेटरी ने ये परफॉर्मेंस दी कि पेशेंट जो थे पूरे वेस्टर्न यूपी के, उनके सारे सैंपल्स आते थे हमारे यहाँ अच्छा, और टेस्ट होते थे। तो ये शुरू में तो बहुत वक्त लग रहा था टेस्टिंग में, लेकिन अब क्या स्टेटस है इसका? दिन एंड देयर सारी टेस्टिंग और रिजल्ट आ रहा है। देखिए हमारे पास पहले तो हमारे पास एक RT-PCR मशीन कहते हैं इसे, जी जी। वो थी, फिर दोबारा एक यूपी गवर्नमेंट ने ऑगमेंट करी फॉर टेस्टिंग द कैपेसिटी। उसके बाद वायरोलॉजी लैब की टेस्टिंग कैपेसिटी जो थी वो 2000 RT-PCR टेस्ट पर डे की हो गई। तो इस तरह से, और 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड ऑपराइजेशन फॉर कोविड-19 पेशेंट के लिए सिर्फ ओनली जी जी एक्सक्लूसिवली JN मेडिकल कॉलेज में, और इसमें वेंटिलेटर्स के प्रोविजन थे। और ये मैं आपको बताता चलूं लेवल 2 है, लेकिन जो हमारे पास जो कहना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो फैसिलिटी हमने प्रोवाइड करी, दैट इज इक्विवेलेंट टू द लेवल 3 कोविड-19 फैसिलिटीज। अच्छा, जी, एक स्टेज और आगे तक की हमने जी जो हमने दिया जी, लेवल जी। 2 का मतलब लेवल 2 तक नहीं रहा, नहीं रहे। हाउ वी हैव गॉन वन स्टेप अहेड। हाँ जी, जो फैसिलिटी लेवल 3 की होती है वो हमने दी। पेशेंट ऑफ अलीगढ़ एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट सच एटा, हाथरस, कासगंज, मथुरा, इनको हमने पूरा, इन लोगों को पूरा ट्रीट किया। पूरा ट्रीट किया। ठीक है तो नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स सफिशिएंट हैं अभी? जी, मतलब डिमांड एंड सप्लाई की। इसलिए कि ये बहुत खास तौर से बार बार ये जिक्र आ रहा था कि वेंटिलेटर्स की बड़ी जरूरत है। अच्छा, नहीं वो तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से सही है, जहां कमोबेशी होती वहां पर हम लोग थोड़ा सा उसमें इम्प्रोवाइजेशन करके देखते हैं कि ऐसा ना हो। अच्छा, ये हॉस्पिटल के अलावा एक बहुत बड़ा जो चैलेंज होता है कि जनरल हम लोग के यहाँ जो पेशेंट्स आते थे, राइट, हाँ, मतलब जो डेली रूटीन वाले वो भी ना सफर, जी, तो जी। उसके लिए भी हमने एक्टिवेट किया गया। जैसे कि हॉस्पिटल हैज एस्टैब्लिश डेडिकेटेड लेबर रूम फॉर डिलीवरीज, ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस यूनिट फॉर कोविड-19 पेशेंट के अलावा भी हमने करा। बिल्कुल, कि बिल्कुल। ये ना रहे कि साहब बहुत से बच्चे जो ओपीडी जिसका हाँ, जो फंक्शंस थे, तो वो भी हमने एक एहतियात के तौर पे रखे। तो धीरे धीरे ये जो चीज है, अच्छा सब इसमें आपको ये मालूम है कि प्लाज्मा थेरेपी बैंक स्टैब्लिश किया गया फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। इसके अलावा टू मिटिगेट द सफरिंग ऑफ द जनरल पेशेंट who are not able to attend hospital due to lockdown, our medical college ई-सर्विस कंसल्टेंसी देखा गया ऑनलाइन। ठीक है, और मेडिकल कॉलेज ने सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि कंसल्टेंट कम्युनिकेट कर सके रेजिडेंट डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ से कोविड वार्ड में, कि भाई अंदर तो जा नहीं सकते, जो अंदर काम कर रहे हैं उनको आपने उसको कैसे आप मैसेज देंगे, राइट, या उनको कैसे गाइड करेंगे, जी जी,
बिल्कुल बड़ी बात है। तो इस तरह से कहना टेक्नोलॉजी का भी पूरा पूरा ये इस्तेमाल करा गया। और मेंबर ऑफ एमएचआरडी यूजीसी एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए ऑनलाइन टीचिंग के, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के, प्रमोशन उन ऑफ सबको ऑनलाइन follow किया। एजुकेशन इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, उस चीज को बाखूबी हमने निभाया। और जिसकी सराहना एजुकेशन मिनिस्ट्री मतलब मिनिस्टर साहब ने भी करी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल साहब ने, निशंक पोखरियाल साहब ने, और अभी आपको मोहम्मद सतपाल मलिक साहब जो चीफ गेस्ट थे सर सैयद डे में, उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ की तारीफ करी। और उन्होंने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो चीज़ है उसकी वाइब्स कितनी स्ट्रांग है। हाँ। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारी कामयाबी के पीछे 75% एएमयू का हाथ है। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग की जो आपने बात करी थी, जी जी, ओके, फॉर स्टूडेंट ड्यू टू नेशनल लॉकडाउन एंड क्लोजर एजुकेशन स्टूडेंट, ये हर फैकल्टी, डिपार्टमेंट, सेंटर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। आपको मालूम है कि 3 हमारे ऑफ कैंपस सेंटर्स भी हैं, तो हमने कहीं पर भी उनके स्टेट के हिसाब से जो प्रोटोकॉल थे, इन टैंडम वी हैव वर्कड। ये और बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि जो ऑफ कैंपस सेंटर नहीं स्टेट वाइज जो होते हैं तो पॉलिसीज अलग थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको ये हिदायत दे दी थी कि आप अपने हिसाब से करिए, ठीक है। तो वो मतलब कि वहां पर जिस तरह से केसेस हो रहे थे, जिस तरह से स्प्रेड हो रही थी, उस हिसाब से उन्होंने उस पर काम किया। अच्छा, डायरेक्टर यूजीसी एचआरडी सेंटर एंड कंप्यूटर सेंटर ने ओरिएंटेशन कोर्सेज स्टार्ट करे, ट्रेनिंग हुए, वेबिनार प्रोग्राम्स हुए फॉर टीचर्स, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हुए, ऑनलाइन रिसर्च फॉर फैकल्टी मेंबर्स। अब ये सारी जो चीज़ें आप बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मैं कहूँगा। अब रैंकिंग पे थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जिस तरह से नेशनल रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज़ की, और जो अभी भी खबर आई थी, रैंकिंग में देखा जाए तो एमयू अभी बुरी पोजीशन नहीं है। इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद अब आप एज ए पीआरओ, आपको क्या लगता है कि कमिंग डेज में इसकी रैंकिंग और आगे बढ़ेगी? देखिए साहब, ऐसा होता है कि अभी टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग देखिए, या आउटलुक की में रैंकिंग की बात करिए, या एनआईआरएफ की रैंकिंग की बात कीजिए, जो गवर्नमेंट बॉडी है। बेसिक क्या चीज़ है, आप देख रहे हैं कि हमारा जो ग्रोथ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है मल्टी डायमेंशनल, मल्टी टास्किंग ओके यूनिवर्सिटी है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। ओके, एग्जैक्टली। ओके, तो चैलेंजेस भी हमारे साथ वैसे हैं, ठीक है। तो बाय एंड लार्ज हमारी ग्रोथ हो रही है, ओके। और आप देखिएगा कि अभी जो रैंकिंग और भी आएंगी, इंशाल्लाह ताला हम हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। उसको मैं तफसील से आपको बता सकता हूँ, लेकिन वक्त की जो गिरफ्त है वो थोड़ा सा जी हमें उसकी इजाज़त नहीं दे रही है। लेकिन ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि हर फील्ड में एएमयू आगे बढ़ रहा है। रिसर्च में आप बात करिए, इनोवेशंस में बात कीजिए, परसेप्शन में बात कीजिए, जो हमारा वीकर पॉइंट होता था वो आउटसाइड द वर्ल्ड, एंड दे हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब जो एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो मैकेनिज्म डेवलप किया है, जी जी, सोशल जो हमारी प्रेजेंस है सोशल प्लेटफॉर्म पे, जी जी, वो भी उसमें हमने खासतौर से जब से हम पीआरओ बने हैं और हमारे मेंबर इंचार्ज जो हैं प्रोफेसर शाफे किदवाई साहब एंड ऑल दैट, तो हम लोग ने यहाँ पर ये कोशिशें और काबिशें हमारी ये रही हैं कि हमने 2016 में फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर दिया, हमने ट्विटर अकाउंट क्रिएट करा, हमने लिंक्डइन पे हैं, हम इंस्टाग्राम पे हैं, हम आपके सोशल चैंपियन जो एचआरडी के होते हैं उसमें हैं। तो हर तरह से हमारी जो खबरें हैं, जो एचआरडी के इनिशिएटिव फोरम्स हैं, उस पे हमारी प्रेजेंस है। जो हम काम करते हैं तो वहां विजिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से हमें नोट किया जा रहा है। जिसमें क्या होता है कि हमें फंडिंग में फैसिलिटेशन पड़ता है,
बच्चों के, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि कैंपस इंटरव्यू बढ़ते हैं, बिल्कुल। और जो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उन पर प्रोजेक्ट भी हासिल करने में हमें आसानी होती जाहिर सी बात है कि विजिबिलिटी आपकी बढ़ रही है, तो हर तरह के जो ऑप्शंस जी। हैं और हर तरह की जो नए जो जराए हैं जो होने वाले, जो आने वाले वक्तों में, तो वो उसकी एक इन चीज़ों से, जो विजिबिलिटी की वजह से। अच्छा, साथ में मैं Chances- स्टूडेंट्स को भी और कुछ टीचर्स को भी, हमारे स्टाफ मेंबर्स को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि वो लोग भी जो हमारे पॉजिटिव वाइब्स है उसको वर्ल्ड वाइड, और जो हमारे मुख्तलिफ ओल्ड बॉयज के फोरम्स उसको है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ, तो वो मल्टीप्लाई करते तो विजिबिलिटी बनती। यानी कि जो पहले वो हम लोग सोचते थे जंगल मोर नाचा किसने देखा, इसलिए कि आप बता रहे 2016 से पहले, तो मुझे याद नहीं है कि इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोग थे। हाँ राइट, वो उस तरह की अवेयरनेस उस तरह की नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मतलब कि वक्त और हालात के साथ चीजें आती हैं हर जगह। अब हर यूनिवर्सिटी में ये है, तो हम लोग भी आगे बढ़ लें और बहुत तेजी से मजबूती से बढ़ लें। आपने अगर नोटिस किया होगा, कोई भी यूनिवर्सिटी है वो 2 या 3 से खबरें से ज्यादा कहीं आप उठाई, जी। हम लोग एट एन एवरेज 6 या 7 खबरें रोज जाती हैं, रोज जाती और हर प्लेटफॉर्म पे जाती हैं, ये तो तो यानी कि विद पिक्चर्स जाती हैं, विद डॉक्यूमेंट जाती हैं। तो इस तरह से कहा जाए कि हमारी एक्टिविटीज जो है, एकेडमिक एक्टिविटीज है, कल्चरल एक्टिविटीज है, इनोवेशन या स्टार्टअप्स की बात है, या डिजिटल इंडिया की जो एक्टिविटीज है, या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज एजुकेशन से रिलेटेड है, या ह्यूमन रिसोर्स से जो रिलेटेड है, या आप किसी भी मतलब कि आप फील्ड में बात कीजिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की जो सेहत होती है वो मुल्क की सेहत को रिफ्लेक्ट करती है। बिल्कुल। तो हमेशा हम शाना बशाना खड़े हुए हैं कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं, चाहे फिट इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, समझे क्लीन इंडिया हो, वी लीड फ्रॉम द फ्रंट, ये और वी आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मतलब खाना पूरी नहीं है, जी जी जी। दिल पे लेके काम होता है, हाँ बिल्कुल। समझे साहब। जी, जी। तो ये अपने आप में आप बात कीजिए, और इस पैंडेमिक के दौर में, समझे साहब, इस न्यू कहना चाहिए न्यू नॉर्मल के दौर में जो हम लोग ने काम किया है, मेरे ख्याल से एवरी स्टेक होल्डर जो है दे मतलब के डिजर्व अ सैल्यूट। या स्ट्रॉन्ग सैल्यूट फ्रॉम एवरीबॉडी। एग्जैक्टली। तो आई मीन अपनी तारीफ अपने मुंह हो जाती है, लेकिन कैंपस में जो वाइब्रेंसी है, कहना चाहिए जो पोटेंशियल था इस पैंडेमिक में, वो और ज्यादा निखर के सामने आया। तो बहुत शुक्रिया आपका उमर साहब। नाजरीन, अभी आप जो गुफ्तगू सुन रहे थे कि इस पैंडमिक में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो कारनामा अंजाम दिया है, और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं तारिक मंसूर साहब, उनकी लीडरशिप में जिस तरह से पीआरओ साहब ने अभी बताया हमें, और जो सबसे ख़ास बात जो इन्होंने कही कि इंस्टीट्यूशन की सेहत से के साथ साथ मुल्क की सेहत को भी हम कह सकते हैं। मैं एक बात इसमें आपके बाद में एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए साहब, वी आर हैविंग अ वेल ऑयल टीम जो हर डिपार्टमेंट को, हर चीज को, हर जिम्मेदारी को बाखूबी अपने कंधों पे लेके चली है, और उसको रिजॉल्व किया है, ओके, चैलेंज को करा है, और साथ में स्टूडेंट्स ने भी बहुत काम किया। और मुझे मालूम है कि सर सैयद जो बैटन रिले रेस दौड़े थे, उन्होंने ये कहा था कि जिम्मेदारी जनरेशन टू जनरेशन है कि इस बैटन को लेके आप दौड़ेंगे और आप इस इदारे को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि मुल्क और मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए वो जो पेस इख्तियार हुई अब तक, वो आगे भी रहेगी, जारी और सारी रहेगी। जी। तो उस चीज को भी बहुत हद तक इसमें ऐसे चैलेंजिंग टाइम में उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला, और उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स और टीचिंग एंड टॉट की ये जो एक सिंक्रोनाइजेशन हुआ है वो आगे चलता रहेगा। तो बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उमर पीरजादा साहब का कि उन्होंने बहुत ही ख़ास वक्त दिया इस ख़ास गुफ्तगू के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।